तुम ही बोलो। Every week he proposed a new girl और वो लड़की मना करती थी और वो हफ्ता भर मेरे में रोता कंधे था। पे रोता था। अभी मैंने सोचा है जिसका गंदा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एन से वो भी किया था लेटर पूरा। वो पूरा नाम लिखने वाला था हाँ। लेकिन फिर थोड़ा बहुत बड़ा है, खाली एन लिख के छोड़ दिया। शादी के 5 साल बाद जरूरी बेचना चालू किया। घर भी बेचना पड़ा। लव इज इनफ। अगर लव नहीं रहता तो फिर हाई हाउ टू फ्लाई, वेलकम टू आवर वेडिंग स्टोरी। तुम स्टार्ट करो क्योंकि हाँ। मेरी स्टोरी अलग है और एक ही अलग है। पहली बार कॉलेज में मिले थे हम लोग। इनका जो भाई है समीर, वो मेरा दोस्त था, मतलब अभी भी है। तो हम लोग एक ही ग्रुप में थे। उसने मिलाया था फर्स्ट टाइम नसरीन से। मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था जब ये परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे, और फिर मैंने मेरे भाई को बोला था तो बोला वो तो मेरा फ्रेंड है, तो उसने फिर हम लोगों को मिलाया था। ऐसा लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हुआ था, हम लोग दोस्त हो गए थे लेकिन बहुत पहले। अच्छे दोस्त हो गए थे हम। हाँ। अब मैं जब जॉब करती थी तो वो हर मंडे मुझे छुट्टी रहती थी, तो हम लोग मंडे को मिलते थे और मंडे को हम लोग बहुत सारे घटिया जोक्स जमा करके ग्रुप बना के हंसते थे। जोक्स हमारा वो बॉन्डिंग बॉन्डिंग ये हो गया सबसे बड़ा वो और था मुझे फैक्टर। लगता है कि 22 साल बस ये जोक्स मारते निकल गए। फिर दोस्ती कैसे प्यार में आपकी बदली थी? तो मैंने इनको प्रपोज किया था क्योंकि उसके पहले मैं मतलब उस वक्त मैं बस प्रपोज करते रहता था लोगों को। अच्छा, when we were friends, every week he proposed a new girl और वो लड़की मना करती थी और वो हफ्ता भर मेरे में रोता कंधे था। पे रोता था और फिर बाद में बोलता था अभी मैं ना इसको प्रपोज करने वाला हूँ। तो फिर से वो मना करती थी, फिर से मेरे कंधे पे रोता था। अभी मैंने सोचा है जिसका गंदा इस्तेमाल कर रहा हूँ एक बार उसको भी पूछ के देखता हूँ। फिर मैंने बोला अभी फिर से मेरे कंधे पे रोएगा, चलो हाँ बोल देते हैं। तो फ्रॉम माई साइड देयर वाज नो लव एज सच, लेकिन मुझे लगा यार चल यार ट्राई तो दे सकते हैं। आई रियलाइज दैट ही लाइक्स मी और फिर हमारा कंसल्टेशन हुआ एंड देन फिर बाद में उसने लेटर लिखा। पहले मना कर दिया था, हाँ। फिर मैंने बहुत सारे लेटर वेटर लिखे। ये मुझे पता है गाना गा के और स्केच बना के, तो वहाँ पे मैं पिघल गई। मतलब अच्छी कॉलेज पीछे पड़ी रहती थी इसलिए कि यार हमको स्केच बना के दे, लेकिन उसने बनाया किसका? मेरा। और मैं वो स्केच बना रहा है और मैं भी बहुत स्मार्ट, मैं कहाँ देखूँ? तो ये अंदर से बोलना चाहते मेरी आंखों में देखो। And I'm like behaving like innocent. Where do I look? So I think that was his love language. फिर मैंने यहाँ पे एन से वो भी किया था लेटर पूरा। ससा था ना? हाँ। वो पूरा नाम लिखने वाला था हाँ। लेकिन फिर थोड़ा बहुत बड़ा है, खाली एन लिख के छोड़ दिया। I was not impressed. एन के भी मतलब आधे एन में मतलब ज्यादा इंटेंसिटी थी, लास्ट वाली डंडी थोड़ी। What was your love language? How did you try to impress him? एक बार बैंड्रा में हम लोग मिलने वाले थे 4 बजे, मैं 6:30 बजे तक रुकी। अच्छा, देयर इज नो वे आई कैन रीच टू हिम कि तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो। अब मुझे तो वेट करना ही था। आई थिंक वो मेरा प्रिलिमिनरी राउंड था टू शो यू दैट आई कैन वेट फॉर यू, है ना। वो 2.5 घंटा रुकी, फिर मैं 5.5 साल में रुकी सिर्फ इसके लिए। ये मेरे नेचर में था। ब्रेकअप वाज एपिसोड। 1 साल थे हम लोग कॉलेज में साथ में, उसके बाद ब्रेकअप हुआ। 1 साल की एनिवर्सरी के बाद इनके भाई को पता चल गया था, तो फिर वो उसने मुझको कन्फ्रंट किया। सबसे पहले उसका जो कंसर्न था वो ये था कि तेरी हाइट देख, इसकी हाइट देख।
और हम लोग खो जाए तुम लोग सुननी हो, अभी कॉलेज में ही है तो हम लोग इसकी अभी शादी करने वाले 6 महीने में, तेरा अभी तक कुछ है ही नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ मान जा अच्छे से, नहीं तो फिर मैं कुछ और भी तरीके से फिर तो ऐसे करके थोड़ा उसने वो भी दिया तो कि ये डर गया। हाँ तो मेरी फट गई। तो उसने डिसाइड कर लिया हाँ। मुझे पूछे बिना कि वो मुझे छोड़ देगा, राइट? करेक्ट। और उसने ब्रेकअप कर लिया मुझसे। बहुत गुस्सा आया होगा ना आपको? गुस्सा तो नहीं आया था, सैड थी मैंने उसको बोला भी था कि गिव अप मत कर, इट्स ओके, वी कैन यू नो वर्क दिस आउट, चाहिए ना कि हम नहीं मिलेंगे, बट इसने तवज्जो नहीं दी उस चीज़ को। मुझे क्या लगा कि ये अभी बोल रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम में सब सही हो जाएगा, वी बी बैक टुगेदर, किसी को पता नहीं चलेगा, बट वैसा हुआ नहीं। आई केप्ट ऑन कॉलिंग हिम एंड ही गेव अप ऑन मी, बट आई डिडंट। मैं फिर भी 2 साल इंतज़ार करती रही उसका, और मुझे आइडिया ही नहीं था उसकी रिलेशनशिप्स के बारे में। और फिर बाद में जब इंगेजमेंट हुई और जब मुझे पता चला, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके ही हैज़ मूव्ड ऑन एंड इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन टू। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं फिर घर में मैंने भी बोल दिया कि लड़के ढूंढो मेरे लिए। फिर एक बार जब ब्रेकअप हुआ तो धीरे धीरे मैं मतलब मूव ऑन कर गया। मेरी एक और इंगेजमेंट हुई उसके बाद, वो इंगेजमेंट 1.5 साल तक चली, लेकिन वो जब मेरी इंगेजमेंट टूटी तो फिर मैं वापस इनके पास ही भागा, क्योंकि मेरे को मतलब रोने वाला एक ही कंधा है। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई वॉज हैप्पीएस्ट व्हेन आई वॉज विद हर, और मैंने बोला कि इस बार मैं सबसे मतलब लड़ जाऊंगा, वो मैंने ठान लिया था। नहीं फिर इनको वापस कॉल किया, रंजी को बोला, पहले रंजी को बोला, हाँ जो तो कॉलेज में बात है। हमारा, जिसने हमारी पोस्टमैन जो था हमारा कॉलेज में। तो वो हमारा कबूतर आया और उसने मुझे बताया, और मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बताया। मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती है सवाल ही नहीं उठता है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। तो मैं तो हैप्पी डांस कर रही थी अंदर अंदर, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। मैंने बोला ठीक है, अभी मेरी 24 ईयर्स की एज हो गई है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक गोइंग अराउंड। तो अगर शादी वादी का इरादा है, टॉक टू माई पेरेंट्स एंड इफ दे आर ओके आई एम ओके, अदरवाइज तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बट ही वाज लाइक अब मैं कुछ भी करूँगा, मैं कन्विंस करूँगा। मैं कहा करो। सबसे मिला मैं भाई से नहीं, भाई से तो सबसे- मिले ही नहीं। सबसे पहले मॉम से मिला, नहीं मॉम भाई से। समीर से भी मिलने गया था। हाँ, तो मॉम को मिलने के पहले ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सेटअप करना था। अब जब ये कॉलेज में मुझे छोड़ के गया, इसे नहीं है, 5.5 साल बाद आया, सेम सिचुएशन। मैं हमेशा बोलती हूँ ये रुखा गया था, रुखा आया। ठीक है, शादी करनी है लेकिन ना कमाई है, ना जॉब है, ना पैसा है। तो अब ये सिचुएशन में मैं मेरी माँ को बोलूँ कि ये लड़का मुझसे शादी करना चाहता है लेकिन पैसा तो कमाता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने झूठ बोला मेरे घर में कि 15,000 कमाता है। 15,000? मैं, और उस वक्त 15,000 बहुत बड़ा अमाउंट था, और मैं 10,000 कमा लेती हूँ, हो जाएगा। हो जाएगा। माय मदर वाज कन्विंस्ड, और उस हिसाब से हम मीटिंग सेटअप किया। और फिर मेरी माँ को लगा कि ठीक है, इतना ज़्यादा हाई डिफरेंस भी नहीं लग रहा है। आज वो 15,000 की वजह से वो हाई डिफरेंस थोड़ा ऊपर आ गया, मैनेज हो गया। शी काइंड ऑफ लाइट। फिर उनको बोला गया कि अब आप अपने घर में बात करो। तो अब इनके घर की स्टोरी ये बताइए। हाँ, मुझे लगा कि मेरे यहाँ तो एकदम केक वॉक होगा, लेकिन मेरी मॉम ने मना कर दिया पहले ही। उनको भी मतलब हाइट से, और मैं वो बहुत सब। मोटी थी। एक हफ्ता पूरा रो रो के मनाया। जिस दोस्त की वजह से पहली बार ब्रेकअप हुआ था, तो उसकी मॉम ने, जावेद की मॉम ने मेरी मॉम से बात की, उन्होंने मेरी मॉम को कन्विंस किया। और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मेरी मदर इन लॉ को मिलने आई, और मेरी मदर इन लॉ को कन्विंस किया कि देखो बच्चे हैं, पूछ रहे हैं, आपकी रजामंदी चाहते हैं तो दे दो, कल को करके आ जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है।
और ये बोल के वो अपने घर गई और उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको वो कोमा में चली गई एंड उसके बाद वो वापस नहीं आई। तो वो एज अ बेस्ट फ्रेंड उनको लगा ये आखिरी बात मेरी बेस्ट फ्रेंड की, मैं कैसे टालूं। तो उस चक्कर में वो मान गई, उनका वो रोल था वो निभा के चली गई। एंगेजमेंट हुई इसलिए की क्योंकि शादी वांटेड टाइम। अब ये इंसान ना जॉब है ना कुछ है, उसको घर लेना है तो उसको ये था कि एंगेजमेंट के बाद 1 साल तो कोई भी रुक ही जाता है। फॉर्चुनेटली इसको जॉब मिल गई MCV में, किसी पड़ा जी 25,000। 25,000? मैं तो मतलब पागल हो गया था। मैं कहा देखो मेरी किस्मत से जॉब मिल गई। तो फिर उस तरीके से फिर थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन भी धीरे धीरे थोड़ी बेटर होने लगी और तैयारियां फिर वैसे शुरू हुई। December 2003 में शादी हुई थी। जब मैंने उनको पहली बार देखा था खुश था बहुत। फोटोग्राफर ही बोला था कि मैं पहली बार इतना खुश दूल्हा देखा है। और मैं स्टेज में चल के जा रही हूँ, स्टेज वो आइल है और मेरे को इतनी घाई है जाने की। आई एम वॉकिंग फास्ट। मेरी सिस्टर ने मुझे बोली थोड़ा धीरे चल दुल्हन हो। मैं ओके। विदाई के टाइम पे मैं रोया था बहुत ही सबको रोता हुआ देख के। सच बताओ क्यों रोई तुम? अब ये मेरे घर पे आने वाली है। कौन सी ऐसी मोमेंट थी जब आपको हिट हुआ कि अब लाइफ चेंज हो चुकी है? जब मैं अपने घर से निकल रही थी लास्ट टाइम में निकाह के पहले, तो वो एक रिचुअल होता है, कुरान को हम सर से लेके निकलते हैं दरवाजे से। जब मैं निकली घर से और जब मैंने पलट के देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब जब मैं वापस आऊँगी आई विल बी मिसेस हाशमी, नॉट मर्चेंट। तो वो एक हिट हुआ और उस टाइम की वैल्यूज़ वैसे थे ना, अब मेरा घर ये नहीं रहेगा, तो वो वाला एक इमोशन आया था बहुत स्ट्रॉन्गली और सब ऑब्वियसली मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तो या दैट आई रिमेंबर। पर गए तब रियलाइज हुआ कि यार ये तो अब दुनिया बदलने वाली है पूरी। यहाँ से मतलब लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। नर्वसनेस से ज्यादा एक एक्साइटमेंट था। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ कि यार ये अकेले रहेंगे। एक तरीके से हम लोग का वो लिव इन टाइप था। नो रिस्पांसिबिलिटी, चिल मार रहे हैं, वीकेंड में पिज़्ज़ा खाएंगे, चाइनीज खाएंगे। क्या बनाओ, मैगी बनाओ। दोनों मस्त कमाते थे, जॉब करते थे, एंजॉय करते थे। शादी के 5 साल बाद डिसाइड किया और हमारा सब बच्चा हो गया था और हमने घर भी ले लिया था, ऑब्वियसली लोन से लिया था, तो स्टेक्स वर वेरी हाई। वो डिसीजन बड़ा वो था, मतलब डिफिकल्ट था लेना। एंड हैड अ वेरी गुड जॉब, अ वेरी गुड पोजीशन, गुड पे, एंड शी अग्रीड। क्योंकि अगर ये मना कर देती तो मैं फिर कंटिन्यू करता अपनी लाइफ, वैसी जॉब रहता था और लाइफ में और कुछ नहीं होता। बट आई वाज सो पॉजिटिव अबाउट हिज टैलेंट और इसको ये कोशिश तो करनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू सपोर्ट हिम कि तुम्हारी खुशी है तो करो। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। तो शुरू में तो जो भी पैसे जमा थे वो ख़त्म होने लगे, जरूरी थोड़ी करके बेचना चालू किया। जितना सेविंग था धीरे धीरे सब चला गया। घर भी फिर हम लोग कर नहीं पाए कंटिन्यू, घर भी बेचना पड़ा, कर्जे हो गए थे बहुत सारे। फिर मेरा इनहेरिटेंस था दुकान, वो बेचना पड़ा क्योंकि स्ट्रगल बहुत लंबा चला था। तो हर बार ऐसा होता था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, हमको लग रहा है कि अब हो गया, बट फिर एक ऑब्स्टैकल। एक पॉइंट पे ऐसा था कि अगले दिन का क्या करना है कुछ पता नहीं था, कहाँ से अभी आएगा, पैसे ही नहीं थे, 0 पैसा। तो मैं
कोई मॉल के बाहर बैठ के फ़ोन घुमा रहा हूँ कि यार किसको कॉल करूँ मैं इस वक्त और कहाँ से। तो वैभव मोदी एक मेरा दोस्त था, MTV से ही वो भी, और मैंने कॉल किया और वो लोग एक शो शुरू कर रहे थे, ज़ोर का झटका, शाहरुख खान साहब के साथ। तो नसीब से उन्होंने नेक्स्ट डे ही बुला लिया। एकदम ही लोवेस्ट लो होता था, कहीं से कोई एक हेल्प आ जाती थी, या काम मिल जाता था या कुछ हो जाता था जिससे वो फेज़ जो है वो निकल जाता था। इनका बचपन से जानते हैं एक दूसरे स्टोर को, हाथ में पैसे तो रहते नहीं थे, लेकिन ग्रोसरी की दुकान में से हमको सब चीज़ मिल जाती थी, प्याज से लेके टमाटर प्यूरी, मटर, पनीर, प्याज, हर चीज़ मिल जाती थी। तो हमारा स्ट्रगल, मैं बोलती हूँ कि मटर पनीर से हमने स्ट्रगल किया है, लोगों को खाने को नहीं मिलता था, हम मटर पनीर खा के स्ट्रगल करते थे। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया कि हमारा 1 लाख रुपया उसके पास, मतलब हमको देना बनता था उसको। मैंने उसको फ़ोन किया कि इस बार भी कुछ नहीं दे पाऊँगी मैं। एंड ये सच ए ब्यूटीफुल थिंग, आप फिक्र मत करो, आपको जो सामान चाहिए आप लेके जाओ। फॉर मी दैट वाज सच ए बिग थिंग। तो ऐसे ग्रोसरी वाला है, मेडिकल है, इन सबको मैंने बांध के रखा था। तो ये रिलेशनशिप थे जो हमको हेल्प किए ये डिफिकल्ट फेज में। एक मोमेंट आज चाहिए जहाँ पे बहुत निराश हो गया था। तुम ही बोलो। ऐसा एक टाइम आया था जहाँ पे वो एकदम हताश हो गया था कि क्या कर दिया मैंने। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि तुमने मुझे अलाउ भी क्यों किया जॉब छोड़ने के लिए, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया। तुमने अगर रोका होता मुझे तो इतना सब सियाफा नहीं होता। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हिल गई थी इस बात से कि हाउ कैन यू से सच अ थिंग। सपना तुम्हारा है, लेकिन एज अ फैमिली वी हैव सैक्रिफाइस टू मच एंड रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने ये आज बोला है, आज के बाद दोबारा कभी मत बोलना। आई थिंक दैट वाज द टाइम आई वाज वेरी हर्ट। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई थी। एंड दैट इज द टाइम मैं थोड़ी ब्रेक हो गई थी। और एक पॉइंट पे मेरे दिमाग में आया कि मैं साहिब को बोलूँ कि कितना टाइम तुमको लगता है तुमको और इसको लेना है वो बताओ, क्योंकि तुम्हारे हिस्से के जो 12-15 साल जो तुमने स्ट्रगल में निकाले हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी से हो गए। अब हमको हमारे बच्चों का फ्यूचर भी देखना है, बच्चों की ज़रूरतें बढ़ रही है। तो उस वक्त सारे में बोला तो मुझे 2 साल दे दे। 2 साल या 1 साल? 2 साल। 2 साल। मैं कहा ठीक है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। और फिर फॉर्चुनेटली 2 साल में तो पूरी ज़िंदगी बदल गई, फैमिली मैन हो गया एंड लाइफ चेंज आफ्टर दैट। तो वो फॉर्चुनेटली जितना ज्वेलरी बेचा था मैंने, उन्होंने स्लोली करके मुझे सारी वापस दे दी। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। हाँ, मतलब मुझे काम मिलना शुरू हुआ फिर से, और उसके बाद फिर एक के बाद एक चीज़ें थोड़ी अच्छी आती गई। अच्छा फेज चालू हुआ, उसमें मेरा जर्नी भी साथ साथ में चालू हो गया। यहाँ पे सक्सेस मिल रही है और यहाँ पे मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। When was the first time that you were diagnosed? 2018 में हुआ था। इट वॉज एन ओरल कैंसर, जो डॉक्टर है उसने बायोप्सी किया था। एंड आई रिमेंबर दैट डे मैं रिपोर्ट लेके वापस आ रही थी और सारे मुझे रोड पे ही मिले
मैं जा रहा था, हम लोग फैमिली मैन की टीम जो है, हम लोग सब लंच पे हम लोग कहीं जा रहे थे। और मैं मेरी बेटी को स्कूल से पिकअप करके रिपोर्ट लेके आ गई थी। एंड आई आस्क्ड हिम, इज इट इम्पोर्टेंट जाना? इसका क्या इम्पोर्टेंट है, सब मिल रहे हैं, मुझे जाना है। मैंने ठीक है, तो तुम जाओ, आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। और ये आधे रास्ते पे, मतलब थोड़ा ही आगे जाके ही रियलाइज कि अरे इसका तो रिपोर्ट आने वाला था। एंड ही केम बैक होम एंड दैट इज हाउ आई टोल्ड हिम के रिपोर्ट में यही आया है। एंड ही टोटली ब्रोक डाउन। मैं समझा रही हूँ, अरे टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। ही वॉज वेरी शेकन। मतलब जिसको सपोर्ट चाहिए था वो सबको सपोर्ट कर रही थी। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो 5 बार सर्जरी हो गई है। मतलब 5 बार रिलैप्स, अब 6th टाइम आया है वापस से। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा, मतलब इट्स स्प्रेड एवरीवेयर। ये भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं, होता है ना। बट जिस तरीके से ये डील कर रही थी उससे हम सबको हिम्मत फिर मिलने लगी। वही, इसका जो कैंसर है काफ़ी अग्रेसिव नेचर का, इसीलिए इतनी बार रिलैप्स होता है। लेकिन उसके बावजूद मतलब ये काफ़ी हिम्मत के साथ में उससे मतलब डील करती है और काफ़ी फाइट करती है। तो अभी हम लोग भी धीरे धीरे फाइटर हो गए सब इसके साथ में। He didn't leave my side, you know. शूट है, बिजी है, कुछ भी है, बट कैसे भी मैनेज करके हॉस्पिटल पहुंचना। फ्रॉम द टाइम वी आर इन द हॉस्पिटल टिल डिस्चार्ज, वो बैग वैग लेके बैठ जाता था, वो हिलता नहीं था। इसलिए लोग ऑफर करते थे कि आप घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। वैसा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। वो बिल्कुल हिलता ही नहीं था हॉस्पिटल से। एंड कॉन्स्टेंटली ही बीइंग देयर, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो है ना, तो अपने में तसल्ली हो जाती थी कि ही इज देयर। सो इन मेनी वेज ही हैज बीन देयर। पूरी जर्नी है, अभी जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा लंबा चलने वाला है। ऐसा नहीं कि अभी भी कोई मतलब केक वॉक है। 1.5 साल में रिलैप्स हो रहा है और हर 1.5 साल में उतना पैसा ट्रीटमेंट में जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेंट होता है इन द पॉकेट जब तुमको सारा ट्रीटमेंट का खर्चा करना पड़ रहा है। ही हैज मैनेज, बिना किसी से 1 रुपया उधार लिए उसने मेरा सारा ट्रीटमेंट कराया है, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। सी आई विल नॉट डिनाई देयर आर डेज जब तुमको अच्छा नहीं लगता है। फॉर अ वुमन 5 सर्जरी सारी फेस पे होना, फेस इतना चेंज हो जाना, स्लीप में इतना प्रॉब्लम होना, और हर तरीके से यू नो इट अफेक्ट अ वुमन। मैं अपने पुराने पिक्चर देखती थी तो लगता था यार कि आई वॉज सो ब्यूटिफुल एंड अब मैं किसी अलग दिखती हूँ। बट अपने आप को देख के लगता था, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड द ओपिनियन पीपल हैव अबाउट मी, पीपल हु आर अराउंड मी, दैट मैटर्स अ लॉट। बट जब मैं हाइंडसाइट में देखती हूँ कि नहीं यार, एटलीस्ट आई एम अलाइव, मैं खुश हूँ मेरी फैमिली के साथ, तो ये सारी चीज़ें एक पॉइंट के बाद मायने नहीं रखती है। मतलब इतना तो पता है कि यू नो दैट वन पर्सन आई कैन गो टू इज हिम एंड सेम फॉर हिम। या अब हम एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोलते बिकॉज ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नो you do on daily basis for each other. Itself says a lot. हम लोगों ने कभी बाबू सोना भी नहीं किया। हाँ, निब्बा निब्बी। बाबू निब्बा निब्बी वो सब। तो वो नहीं मिला किया बाबू, है। बाबू ने खाना खाया। You know, घर से निकलने के पहले एक दूसरे को हक करना, फॉरहेड पे किस करना, और फोन करके चेक करना कि कब आओगे। I think all these things, just checking on each other, और अगर जब उसको टाइम नहीं होता है तो मेरा डायलॉग है लकी नो टाइम फॉर लव। कि लव इज इनफ, क्योंकि पैसे तो ज्यादातर टाइम पे थे नहीं। अगर लव नहीं रहता तो फिर पैसे आते थे जाते थे, हाँ, कभी उसका फिक्र नहीं किया। लव वाज द ओनली कांस्टेंट। Yeah.
Thank you for watching our wedding story. थैंक यू